वो L3-4 के दरमियान में से पास करता है ये प्लेन। तो हमने जब नीडल डालनी होती है तो हम ये प्लेन पैल्पेट करके तो फिर नीडल इंसर्ट करते हैं। ओके, अच्छा आगे जाते हैं। अच्छा, अब हम अगली बात ये करते हैं कि हम जब इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम आपको ये भी बताते हैं कि हमने जीआईटी को डिवाइड करना है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में। तो ये सारी डिटेल्स आप स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। हम जब आपको बुलाते हैं वाइवा के लिए स्टेज में या सब स्टेज में, तो हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि एक्सटेंशन क्या है फोरगट की, मिडगट की और हाइंडगट की। इसका मतलब है कि फोरगट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, और मिडगट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, आपको ये एक्सटेंशन समझनी होती है और आपको ये बात पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। तो फोरगट जो है, आप इस स्लाइड में देखो, आपको पता चल रहा है कि ये स्टार्ट होता है हमारा फोरगट माउथ से, ठीक है, और जहां पर मेजर ड्यूडेनल पैपिला होता है, इस सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। आप इस पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में आपको ड्यूडेनम नजर आ रही है, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम जब ये सारे ऑर्गन्स वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये जो डिसेंड कर रहा है जो वर्टिकल है, ये थर्ड पार्ट है हॉरिजॉन्टल, और ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये कलर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर हमारी कॉमन बाइल डक्ट खुलती है, ठीक है। इस साइड पर जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट खुलती है, ये हमारा फोरगट और मिडगट का जंक्शन है, ठीक है। हम अच्छा, जैसे हम ये मैं आपको ये जंक्शन करा रही हूँ ना, फोरगट मिडगट का या मिडगट हाइंडगट का भी कराऊंगी, तो हर पार्ट की ब्लड सप्लाई और वेन्स जो हैं वो डिफरेंट है, नर्व्स डिफरेंट है। जैसे फोरगट है तो फोरगट की आर्टरी कौन सी होती है, सीलियक ट्रंक। हमारी जो मेन अब्डोमेन की हम कहते हैं कि हमारा जो अब्डोमिनल आयोटा है, वहां से जो मेन आर्टरीज आ रही हैं जो फोरगट को, मिडगट को, हाइंडगट को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, वो हर रीजन की हमने अलग अलग कर दी हैं। हमने कहा कि फोरगट माउथ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, मेजर ड्यूडेनल पैपिला, ओपनिंग ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ फोरगट, सीलियक ट्रंक कमिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारा मिडगट स्टार्ट होता है मेजर ड्यूडेनल पैपिला से, दैट इज ओपनिंग ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये आगे तक हम कहते हैं कि हमारा जेजुनम, आइलियम, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन सारा मिडगट में आ रहा है। ट्रांसवर्स कोलॉन का हम कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमल 2/3 है, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये आपको लाइन रेड नजर आ रही है, ये हमारा राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन का जंक्शन है। ये हमारा मिड गट और हाइंड गट का भी जंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मिड गट खत्म हो रही है। मिड गट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, वो आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कमिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। तो फोरगट की आर्टरी क्या हो गई, सीलियक ट्रंक। मिडगट की आर्टरी क्या हो गई, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। उसके बाद आ जाओ हाइंडगट, ठीक है। हाइंडगट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, जो उसका डिस्टल 2/3 है, और अपर एनल कनाल तक जाता है ये, ठीक है। यहाँ तक हमारा हाइंडगट होगा, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अच्छा, अब कमाल बात यह है कि जहां पर जंक्शन होता है ना फोरगट और मिडगट का, या मिडगट और हाइंडगट का, वहां पर आर्टीरियल एनास्टमोसिस बन जाते हैं। मतलब जो आर्टरी ऑफ फोरगट है, सीलियक ट्रंक, वो भी अपनी ब्रांचेस देती है। जो हमारा जंक्शन है यहाँ पर सीलियक ट्रंक भी अपनी ब्रांचेस देगी, और नीचे से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी अपनी ब्रांचेस देगी। दोनों की मेन ब्रांचेस आएंगी और यहाँ पर एक
जंक्शनल एनास्टमोसिस बना देंगी। इसी तरह से मिडगट और हाइंडगट जो है उसकी जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस आएंगी और यहाँ पे जंक्शनल एनास्टमोसिस हो जाएगा। ये देखो, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो बेटा मुझे टाइम का रिमाइंड करा दीजिएगा, इसके बाद आपकी क्लास है ना? यस मैम। यस मैम 11 बजे। कौन सी क्लास है बेटा? बायोकेम। हाँ, बायोकेम की क्लास से 1 मिनट पहले आपने मुझे याद करा देना, फिर हम वहीं पे रोक देंगे, ठीक है? ओके, तो ये देखो, ये आपको जो ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं ना, ये पैनक्रियाज नजर आ रहा है, ये जो येलो है ये पैनक्रियाज है, ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ये ड्यूडेनम नजर आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पर जंक्शन है फोरगट और मिडगट का। आप देखो तो abdominal aorta से ये सीलिएक ट्रंक इमर्ज करती है। मैं आगे ब्रांचेस की अभी नाम नहीं बोलती टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, लेकिन ये सीलिएक ट्रंक है जिसमें से ये ब्रांच आ रही है। ये देखो, ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इसको कहते हैं, और इसमें से एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरीज आ रही हैं। अब ये पैनक्रियाज और ड्यूडेनम दोनों को सप्लाई कर रही हैं ब्लड, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरीज है। इसी तरह जो मिडगट की आर्टरी है सुपीरियर मेसेंटेरिक, ये इसमें से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी आती है, और ये चारों आर्टरीज मिलकर यहाँ पर इस फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एनास्टमोसिस बना रही हैं। अगर नाम अभी नहीं आर्टरीज के आ रहे हैं तो डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता ये हम जब डिटेल करेंगे तब आ जाएंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ एनास्टमोसिस बन रहा है। इसी तरह यहाँ देखो तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस आ रही हैं और ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस आ रही हैं, और यहाँ पे आके ये जंक्शनल एनास्टमोसिस बन रहा है। ये देखो, दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दिस इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। एक ब्रांच इधर से आई, ठीक है, एक ब्रांच इधर से आई, और इन्होंने मिलके यहाँ पर एनास्टमोसिस बना दिया। इसका मतलब है कि दोनों जो हमारे जंक्शंस होते हैं वहां पर जंक्शनल एनास्टमोसिस बन जाता है, ठीक है? अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि जंक्शनल एनास्टमोसिस क्या होता है और कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसी तरह से जैसे ब्लड वेसल्स और वेन्स बनाती हैं, वैसे ही हमारे ऑटोनॉमिक नर्व्स बनाती हैं। ये मैं आपको क्विकली करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कराऊंगी, क्योंकि जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने हेड एंड नेक में भी किया था, हमने न्यूरो में भी आई एम श्योर किया होगा, तो थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो जीआईटी का अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक जो कि थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है, और पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो होता है। क्रेनियोसेक्रल क्यों? क्रेनियोसेक्रल इसलिए कि जब आपने हेड एंड नेक किया था तो आपने ये सारी चीज़ें मैंने आपको खुद करवाई थी। क्रेनियल क्यों? क्योंकि ये हमारी जो क्रेनियल नर्व्स आती हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व, फिर ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, ये सारी आती है, ये पैरासिम्पैथेटिक देती हैं हेड एंड नेक रीजन को, और ये 4 हमारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया थे जो हेड एंड नेक रीजन को दे रहे थे। अब वेगस नर्व, हमने कहा था कि वेगस नर्व जीआईटी को पैरासिम्पैथेटिक देती है। जीआईटी की पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व देती है टिल द जंक्शन ऑफ द राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन विद द लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, वहां तक वेगस नर्व देती है। और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो हमारी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं, S2, 3, 4 से जो आती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक देती हैं, बाकी सारी पेल्विस में भी और ऑनवर्ड जो भी हमारे इस जो मैंने जंक्शन बताया इसके बाद जितना भी पैरासिम्पैथेटिक है वो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स दे रही हैं, ठीक है? इसको हम क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा थोरैकोलम्बर होता है, जो फाइट और फ्लाइट वाला, इसकी भी डिटेल्स आपको पता है। ये हमारा T1 से L2 तक वो जो हमारी सिम्पैथेटिक ट्रंक्स होती हैं, वहाँ से सिम्पैथेटिक फाइबर्स होती हैं, और फिर वो मेजर ब्लड वेसल्स के अराउंड वो बनाती हैं नेटवर्क, और वहाँ से फिर ट्विग्स जाती हैं सिम्पैथेटिक। ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो हमारी जो फोरगट की है, जो मिडगट की है, वो हाइंडगट की, वो इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि फोरगट को जा रहा है ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व जो T5 से T9 लेवल होता है। फिर मिडगट है जो लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं T10 to 11, और हाइंडगट को लीस्ट स्प्लैंक्निक T12 से जा रही होती है, ठीक है? अगर इतना ही आपको आता है ना इसका तो दैट इज मोर देन। ओके,
डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आपको रफली आइडिया हो कि किस क्वाड्रेंट में, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है क्वाड्रेंट्स और रीजन की, कि आपको पता हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्गन्स हैं और किस रीजन में कौन से ऑर्गन्स है। जब हमने पैल्पेट करना है, ये सर्जिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, पैल्पेट आपने करना है, आपको पता होना चाहिए कि राइट अपर क्वाड्रेंट में आप पैल्पेट कर रहे हैं तो उसमें लिवर है, उसमें गॉल ब्लैडर है, उसमें हमारा हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलॉन है, उसमें हमारा ड्यूडेनम है, हमारी राइट किडनी आएगी पोस्टीरियरली। ठीक है, इस तरह से हमने सारे क्वाड्रेंट्स का लर्न करना होता है कि डिस्पोजिशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स क्या है। फिर ये देखो लैंडमार्क्स अगर हम देखें तो आपको इस डायग्राम से पता चल रहा होगा, मैं नाम बोलती जाती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। 1 देखो तो जिफॉइड प्रोसेस है, 2 इज कॉस्टल मार्जिन, 3 इज टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, 4 इज ये जो आपको ये जो लाइंस नजर आ रही है, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, उसके बीच में टेंडेनियस इंटरसेक्शंस होती हैं। ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, ये आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के साथ करेंगे। 5 देखो तो अम्बिलिकस है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 देखो ये तो आइलियर क्रेस्ट है। 7 देखो तो एसिस है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। 8 देखो ये लीनिया सेमिलुनारिस है जो रेक्टस एब्डोमिनस का लैटरल मार्जिन बना रहा है। 9 ये मिडलाइन लीनिया अल्बा नजर आ रहा है। ठीक है, 10 ये जो तुम्हें नजर आ रहा है एसिस से लेकर यहाँ तक ये जो एक्सटेंड कर रही है, ये क्या है, ये आपकी 10 जो है 10 ये बनी हुई है ना ये। ठीक है, तो एसिस से लेकर ये प्यूबिक क्रेस्ट तक आपकी इनग्वाइनल लिगामेंट नजर आ रही है। 11 क्या है यहाँ पर, 11 ये आपका प्यूबिक ट्यूबरकल है। ठीक है, 12 प्यूबिक क्रेस्ट है और 13 वो मिडलाइन है, ये आपको पता है प्यूबिक सिम्फिसिस है। ये लैंडमार्क्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। फिर इस डायग्राम में देखो तो आपको इनग्वाइनल लिगामेंट नजर आ रही है, ये एसिस से लेकर ये देखो ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, ये इनग्वाइनल लिगामेंट होती है। ये जब भी मुझे कभी टाइम मिला इन सारी क्लासेस के दौरान तो मैं ये इंशाल्लाह आपको इसकी दिखाऊंगी भी वीडियो। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे मैं बात करना चाह रही हूँ कि मिड इनग्वाइनल पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, ये 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, इनग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट और होता है, इनग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट होता है हाफ वे बिटवीन एसिस एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, और जो मिड इनग्वाइनल पॉइंट होता है वो एसिस एंड प्यूबिक लैंडमार्क फॉर फेमुलर आर्टरी इन ग्रोइन, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, ये एक चीज नहीं होती, इनग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट डिफरेंट होता है और मिड इनग्वाइनल पॉइंट डिफरेंट होता है। आप इस डायग्राम में देखो तो आपको नजर आ रहा है ये मिड इनग्वाइनल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट है। ठीक है, इसकी भी हमने डेफिनेशंस लर्न करनी होती हैं। फिर मैकबर्नीज मैम टाइम हो गया मैम। ओके ओके चलो ठीक है, ये लास्ट स्लाइड बोल देती हूँ उसके बाद फिर हम खत्म कर देते हैं। मैकबर्नीज पॉइंट देखो, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं अम्बिलिकस से लेकर एसिस तक। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है ये हम ड्रॉ करते हैं। इसका मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जो जंक्शन होता है ना, इसको हम मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब अपेंडिसाइटिस की पेन होती है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस है। जब आप पैल्पेट करते हैं तो ये वो पॉइंट है मैकबर्नीज पॉइंट जहां पर मैक्सिमम टेंडरनेस होती है पेशेंट को। ठीक है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मैकबर्नीज पॉइंट एंड व्हाट इज इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है बेटा, आई होप कि आज की चीज़ें आपको समझ आई हुई होंगी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो इंशाल्लाह मैं जैसे मुझे बीच में क्लासेस के बीच में टाइम मिला तो वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मैम ये मच। सिग्निफिकेंस बता दें जरा, वो आवाज कट रही थी। अच्छा, सिग्निफिकेंस बेटा ये है कि जब कोई पेशेंट आता है ना सर्जरी में अपेंडिसाइटिस के साथ और आप पैल्पेट करके देखते हैं तो मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम टेंडरनेस होती है, पेशेंट को सबसे ज्यादा पेन मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर होती है। तो आप अगर इस पॉइंट के ऊपर पैल्पेट करें और वो बहुत ज्यादा दर्द हो तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये
अपेंडिसाइटिस है, और फिर कंफर्म करते हैं दूसरी टेक्निक से। लेकिन मैकबर्नीज पॉइंट जो है वो हम एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस भी होता है, और दूसरे हम जब अपेंडिसाइटिस की इंसिजन देते हैं तब भी मैकबर्नीज पॉइंट की सिग्निफिकेंस होती है। इंसिजन्स भी आप अलग से करोगे, वो आपको एक डॉक्टर साहबा कराएंगी, तो आपको उसमें वो मैकबर्नीज पॉइंट के साथ हम कैसे वो कोरिलेट करते हैं वो आपको बता देंगे। अभी के लिए इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है बेटा? थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।